हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं। और आज हम लास्ट यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ई गवर्नेंस का वन शॉट रिवीजन करेंगे। जल्दी से एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 5 के अंदर एकेटिव के हिसाब से हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोल ट्रेडर्स के बारे में, जिसको प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। देन पार्टनरशिप और कंपनीज के बारे में, कंपनी एक्ट क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनाई जाती है, ये एकेटीयू में पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है 2 या 3 बार। देन हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी एकेटीयू में पूछा जा चुका है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं कि जो कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, है ना, तो शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उनको बाय करने का। डायरेक्टर्स, है ना, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मीटिंग्स होती हैं, ऑडिटर्स, है ना, जो कंपनी को ऑडिट करते हैं। देन ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, कि इंजीनियर्स का क्या रोल होता है ई गवर्नेंस में, उसको पढ़ने वाले हैं। नीड फॉर द रिफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विंग, कि इंजीनियरिंग की सर्विसेज की क्या नीड है रिफॉर्म करने के लिए एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। देन रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, है ना। आईटी प्रोफेशनल्स जब आप बनोगे तो आपकी जो है जरूरत पड़ने वाली है, तो उसी से रिलेटेड है। बिजनेस अगर आप करेंगे आप लोग आने वाले टाइम में, तो बिजनेस के रिगार्डिंग, है ना, बिजनेस कितने टाइप की हो सकती है, कितने क्या उसका स्ट्रक्चर होता है ना, कंपनी क्या होती है, कितने टाइप्स की कंपनी होती है, कंपनी को फॉर्म कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसके अंदर कि दीज इंक्लूड्स सोल ट्रेडर्स यानी कि प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप और कंपनी जिसके अंदर होती हैं। और ये जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, पार्टनरशिप होती है, कंपनीज होती हैं, ये जो ईच टाइप हैज यूनिक फीचर, इनके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एंड इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं फॉर दी ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन के लिए इनकी लायबिलिटी, है ना। देन प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस रेफर टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्पेशली इंटरनेट का यूज करते हैं टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। अगर हम आज के टाइम में इंटरनेट को हटा दें तो सिस्टम कितना स्लो हो जाएगा आप समझ सकते हैं। तो सर्विस को फास्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, है ना, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए हम ई गवर्नेंस का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑनलाइन सिस्टम फॉर टास्क लाइक टैक्स फिलिंग, जैसे आप लोग आने वाले टाइम में या तो जॉब करोगे, है ना, या फिर आप बिजनेस करोगे, तो वहां पर आपको आईटीआर फिल करना पड़ता है और आईटीआर हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स फिलिंग का हो गया। पासपोर्ट एप्लीकेशन, पासपोर्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है आजकल आप देख रहे हैं सब जो है ऑनलाइन होती जा रही हैं। चलिएगा तो मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा कि जो सोल ट्रेडर्स यानी कि प्रोप्राइटरशिप होता है और एक पार्टनरशिप, देखो यहां पर 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो सोल ट्रेडर होता है जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बोल रहे हैं, और दूसरा पार्टनरशिप होता है। तो यहां पर मैंने अलग अलग ना बता करके आपको एक टेबल के माध्यम से यहां समझा दे रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा सोल ट्रेडर्स के बारे में तो ये चीजें आप लिख दीजिएगा, आपसे पूछेगा पार्टनरशिप के बारे में तो ये चीजें आप लिख दीजिएगा, दूसरी चीज डिफरेंस पूछेगा तो टेबल के माध्यम से लिख दीजिएगा। तो एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समराइज कर देता हूं और ये आपकी इच्छा के अनुकूल होगा। आप भी ये चाहेंगे कि जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चलेगा, और बेसिक नॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस सब्जेक्ट की तो एक कॉन्फिडेंस आपका अलग ही दिखाई देगा, है ना, 4 आदमी बैठ करके आप बात कर सकेंगे। आइए तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, और ये आपके फायदे की चीज है क्योंकि आप आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिजनेस करें। तो देखिएगा जरा ध्यान से, एक तरफ मैंने लिखा सोल ट्रेडर और दूसरी तरफ हमने लिखा पार्टनरशिप। इसमें जो ओनरशिप होती है तो बिजनेस ओन बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, इसमें ये जो सोल ट्रेडर होता है नाम से पता लग रहा है, सोल ट्रेडर का मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल का बिजनेस होता है। पार्टनरशिप का मतलब है बिजनेस ओन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स, इसमें क्या होते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं।
कंट्रोल की बात करें तो कंप्लीट कंट्रोल बाय द ओनर, एक ही आदमी का कंट्रोल यहां पे होता है। और यहां पे शेयर्ड कंट्रोल अमंग द पार्टनर, जितने पार्टनर्स हैं 2 3 4 5 जितने पार्टनर्स हैं सभी के पास उसका कंट्रोल होता है। लायबिलिटी की बात करें तो अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, वो सोल ट्रेडर्स है या प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें जो भी नुकसान होगा फायदा होगा वो सब आपका है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये शेयर हो जाएगा। लायबिलिटी जो है अमंग द पार्टनर्स वो क्या होती है, शेयर हो जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो पूरे का पूरा प्रॉफिट जो है किसी एक व्यक्ति के पास ही रहेगा जो इसका मालिक है। यहां पर जो प्रॉफिट्स है वो शेयर हो जाएगा बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। की मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, उनमें जो पार्टनरशिप है 50% की पार्टनरशिप है या 40-60 की पार्टनरशिप है, या 4 लोग हैं तो उसमें 25-25% की पार्टनरशिप है, डिपेंड करेगा। तो प्रॉफिट जो है उसी हिसाब से जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से शेयर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसमें जो सोल ट्रेडर्स है इसमें फास्टर डिसीजन होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है, एक ही व्यक्ति डिसीजन लेने वाला होता है, तो डिसीजन जो है इसमें फास्ट होते हैं। यहां पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द पार्टनर्स, जब तक सारे पार्टनर्स जो है सहमति नहीं जताएंगे तब तक कोई डिसीजन इसमें नहीं हो पाता है। लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें तो इसमें मिनिमम फॉर्मेलिटीज होती है, इजीली आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। जबकि पार्टनरशिप के केस में इसके रेस्पेक्ट में, है ना, सोल ट्रेडर्स के रेस्पेक्ट में रिक्वायर्स अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहां पर आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ती है, तब जो है उसमें ये एडिशनल प्रोसीजर होता है। कंटिन्यूटी की बात करें तो यहां पर जो सोल ट्रेडर्स है, अगर कोई बिजनेसमैन है और किसी एक व्यक्ति का बिजनेस है तो उसकी डेथ होने पर वो हो सकता है बिजनेस रुक जाए, जबकि इसमें कंटिन्यू भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ और पॉइंट्स दे दिए आपको कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में जब कोई काम कर रहा होता है तो उसके नुकसान फायदे क्या होते हैं। एडवांटेज की बात करें तो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक एडवांटेज की बात हो रही है तो किसी एक व्यक्ति पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब शेयर हो जाती है। तो पार्टनर शेयर द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन वन एंड, किसी एक पर बर्डन नहीं आता है ना। कंबाइंड रिसोर्सेस, भाई रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे, कोई एक व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो उसके पास जो उसकी पूंजी होगी, जो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए होगा, और जब 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेस होंगे बिजनेस के लिए वो इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। ब्रिंग्स टुगेदर फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी बढ़ेंगे। भाई एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का दिमाग चलेगा, बाकी जो और कई पार्टनरशिप में कई लोग होंगे तो उनका अलग अलग स्किल्स होंगी सबके अंदर, तो वो वहां पर कंबाइन होकर के आएंगी, तो स्किल का फायदा मिलेगा। एक्सपर्टाइज ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि जो मल्टीपल पार्टनर्स होंगे वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टाइज भी होंगे, तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन जो होगा वो कंबाइंड रिसोर्सेज वहां पे मिलेंगे। सिंपल सेटअप, इजी एंड लेस एक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश द एज कंपेयर टू कंपनी, है ना। इसको हम कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपनी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, इसमें भी बनाने पड़ते हैं, बट ये कंपनी के रेस्पेक्ट में काफी आसान हो जाता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एक व्यक्ति अगर होगा तो वो अपने दिमाग से चीजों को हैंडल करेगा, कोई डिसीजन लेगा, लेकिन कई लोग मिलकर के डिस्कस करके जब डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियसली बेटर डिसीजन हो पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप आर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट, की एग्रीमेंट जो आपने किया होगा पार्टनरशिप के अंदर उसी हिसाब से प्रॉफिट आपका शेयर हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द बिजनेस डेब्ट्स व्हिच कैन एक्सटेंड टू द पर्सनल एसेट्स। मतलब ये हुआ है कि इसमें जैसे मान लीजिए 3-4 लोगों ने मिलकर के कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चलाया हुआ है, अगर मान लीजिए लॉस होता है तो वो हो सकता है कि जो उन्होंने इन्वेस्ट वो तो सब जाएगा ही जाएगा, हो सकता है कि उनके घर से भी उनका खुद का जो पर्सनल एसेट्स हैं तो वो भी जा सकते हैं। डिस्प्यूट्स की बात करें कि भाई अगर पार्टनर्स रहेंगे तो डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है। डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अफेक्ट द बिजनेस, कि एक व्यक्ति अगर रहेगा तो अपने हिसाब से उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का सवाल नहीं पैदा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो है एक ही ओपिनियन रहेगा, अलग अलग ओपिनियन के लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन के पार्टनर्स हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है, जिससे कि बिजनेस जो है आपका वो स्लो हो सकता है। शेयर्ड प्रॉफिट, अब एक सोल ट्रेडर्स होता था पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट उसी का था या नुकसान भी उसी का था, लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है, रिड्यूसिंग द इंडिविजुअल्स अर्निंग, इंडिविजुअल की अर्निंग कम हो जाती है। तो डिसीजन मेकिंग डिले, कई बार क्या होता है कि क्योंकि कई लोग हैं, सबका अपना अपना मानना है, अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो कई बार किसी भी चीज को लेकर के डिसीजन अगर लेना होता है तो डिसीजन वो डिले हो जाता है, ठीक है। लीगल रिस्क, ईच पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द
एक्शन ऑफ अदर मतलब एक दूसरे को रिस्क भी रहता है कि पार्टनरशिप जो है वो कोई बीच में खत्म ना कर दे उस चीज को। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। कितने टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन होता है एक्टिव पार्टनर, जिसको हम वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। शेयर प्रॉफिट्स एंड लायबल फॉर द लॉसेस, और ये जो एक्टिव पार्टनर होता है मतलब प्रॉफिट को शेयर करता है और लायबल होता है फॉर द लॉसेस, अगर लॉसेस होंगे तो उसके लिए अकाउंटेबल भी, मतलब उसके लिए लायबल भी होगा, उसको जो है वो लॉस होंगे तो उसको चुकाना पड़ेगा, फायदा होगा तो उसको होगा। स्लीपिंग पार्टनर्स होता है ना, डोरमेंट पार्टनर भी कह सकते हैं। ये जो स्लीपिंग पार्टनर होता है ये बिजनेस में इन्वेस्ट तो करता है, पैसा लगाता है बिजनेस में, बट डज नॉट टेक पार्ट डे टू डे एक्टिविटी, जो डेली का मैनेजमेंट होता है, डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन इन्वेस्ट करता है। ठीक है, शेयर द प्रॉफिट एंड हैज द लायबिलिटी फॉर डेब्ट्स, नुकसान हो गया तो उसकी लायबिलिटी होगी, उसको उसका अगर कुछ नुकसान होगा तो उसमें भी उसकी भागीदारी रहेगी, नुकसान को चुकाना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो उसको भी शेयर करेगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है एक्टिव पार्टनर में स्लीपिंग पार्टनर में, कि जो एक्टिव पार्टनर होता है और ये दोनों जो होते हैं इसमें लायबल भी होते हैं लॉसेस के लिए, है ना, नुकसान फायदा दोनों का होता है, लेकिन एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है डे टू डे एक्टिविटी में, मैनेजमेंट में। स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर, लेंड्स देयर नेम और रेपुटेशन टू द पार्टनरशिप बट डज नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ये जो नॉमिनल पार्टनर होता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रेपुटेशन ज्यादा है तो उसका वो अपना नाम उसमें डलवा लेता है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ना ही वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मे स्टिल बी लायबल फॉर द डेब्ट्स अंडर द सर्टेन कंडीशंस, अब हो सकता है कि उसको प्रॉफिट मिले ना मिले, वो डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे ही पार्टनर होते हैं जो केवल जिनको नुकसान होने का कोई मतलब ही नहीं है, केवल प्रॉफिट के लिए हैं। तो शेयर इन द प्रॉफिट्स, है ना, शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बट डज नॉट बेयर एनी लॉसेस, अगर फायदा होगा तो उसको मिल जाएगा, नुकसान होगा तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। यूजुअली डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जनरली ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में। सीक्रेट पार्टनर, एक सीक्रेट पार्टनर होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस बट बट इज नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक एज ए पार्टनर। एक ऐसा ही पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इन्वेस्ट भी करता है, लेकिन पब्लिक में उसका पता नहीं होता है कि ये भी पार्टनर है ना। तो शेयर प्रॉफिट एंड लायबल फॉर द लॉसेस, तो सेम चीज वो भी है, बस इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसका पब्लिक डोमेन में पता नहीं होता है। लिमिटेड पार्टनर्स, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ये जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं तो ये जो अमाउंट लगाते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है इनका, इनको अपने घर से कुछ देना नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। यूजुअली डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, जनरली ये भी जो है मैनेजमेंट में जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो इन्होंने जो है मतलब 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, तो अगर मान लो नुकसान होगा भी, फायदा होगा तो मिल जाएगा उसी रेशियो में, अगर नुकसान होगा तो केवल 2 लाख का हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान, जितना कंट्रीब्यूट किया है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कंपनीज एक्ट, इंट्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यहां पर कंपनी एक्ट की हम बात करेंगे, और दूसरा कि कंपनी कैसे बनाई जाती है उसकी हम बात करने वाले हैं। यहां पे दो एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो कंपनी एक्ट 1956 और दूसरा एक्ट आगे आएगा यहां पे कि कंपनी एक्ट 2013। चलिए दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करेंगे, इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी एक्ट क्या होता है। अ कंपनी इज, पहले समझते हैं कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, पहले समझेंगे कंपनी क्या होती है, उसके बाद कंपनी एक्ट क्या होता है। अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी दैट फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस विद क्लियर लीगल राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो कंपनी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी है जो लार्ज स्केल पे बिजनेस करती है। ठीक, कंपनी एक्ट क्या होता है, द कंपनी एक्ट इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न द फॉर्मेशन, ऑपरेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सही तरीके से एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, जो सब्जेक्ट का नाम भी है। इसी तरह से
मैं यहाँ पर आप समझिएगा कि जो कंपनी होती है, कंपनी को चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वही होता है कंपनी एक्ट। ठीक है, द कंपनी एक्ट इज लीगल फ्रेमवर्क, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है दैट गवर्न द फॉर्मेशन, की कंपनी को कैसे बनाना है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होना है, वो कंपनी एक्ट में पता लगता है आपको। उसके ऑपरेशंस और डिसोल्यूशन, की कंपनी को अगर बंद करना हुआ तो बंद करने का प्रोसीजर क्या है ना, लीगल तरीका क्या है उसको बंद करने का। इट प्रोवाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कंपनी एक्ट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है टू एंश्योर दैट द कंपनी फंक्शंस ट्रांसपेरेंटली एंड एफिशिएंटली, ताकि देखिए जो कंपनी एक्ट है ये क्या करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि ये एंश्योर करता है कंपनी के जो फंक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंटली हों और एफिशिएंटली हों। कंपनी एक्ट 1956, एक कंपनी एक्ट आया था 1956 सबसे पहले, तो ध्यान देना, द कंपनीज एक्ट 1956 वाज द प्राइमरी लॉ गवर्निंग द फॉर्मेशन। 1956 में जो कंपनी एक्ट आया था ये प्राइमरी लॉ था गवर्निंग द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन, जो कंपनी के फॉर्मेशन की कंपनी कैसे बनेगी, वो किस तरह से ऑपरेट करेगी, उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा, कंपनी को अगर बंद करना पड़ जाए तो उसको बंद करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो कंपनी एक्ट आया था दैट वाज 1956। इट एम टू रेगुलेट, इसका एम था टू रेगुलेट द कंपनी स्ट्रक्चर एंड एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, किस तरह से मैनेजमेंट होगा कंपनी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना इसका एम था। नाउ इसके की फीचर्स क्या थे कंपनी एक्ट 1956 के, तो डिफाइंड कंपनी टाइप्स, इसने ये बताया कंपनी एक्ट ने कि जो कंपनी होगी वो किस टाइप की होगी, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी, कौन डिसाइड करेगा, इस एक्ट के माध्यम से डिसाइड होगा। डिटेल्ड रूल्स फॉर द कंपनी इन कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, की इसमें डिटेल्ड रूल्स हैं इस एक्ट के अंदर कि कंपनी रूल्स फॉर द कंपनी इन कॉर्पोरेशन, उसका मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए। प्रोविजन फॉर द शेयर होल्डर राइट्स एंड ड्यूटीज, कि भाई कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर को बाय करते हैं, तो जो शेयर होल्डर हैं तो उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, वो इस एक्ट के माध्यम से पता लगेगा। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, इसी के अंदर जो गाइडलाइंस थी या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग के लिए इस एक्ट के अंदर पूरी गाइडेंस थी। कॉर्पोरेट फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म, इसके अंदर ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया गया कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट के अंदर फ्रॉड ना हो सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसकी लिमिटेशन क्या थी, द एक्ट बिकेम आउटडेटेड, ये जो लॉ था, जो एक्ट था ये 1956 कंपनी एक्ट 1956, ये आउटडेटेड हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका है विद द इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल। आज के टाइम के जो न्यू बिजनेस मॉडल आ गए हैं ये फेल हो चुका है, ये आउटडेटेड हो चुका है ना। ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिस, जो आज के टाइम का जो मॉडर्नाइजेशन है, तो आज के हिसाब से ये लॉ जो है फिट नहीं बैठ रहा है, सिस्टम इसके कारण बहुत स्लो हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आया कंपनी एक्ट 2013। 2013 में एक नया कंपनी एक्ट आ गया जिसने रिप्लेस कर दिया किसको, 1956 वाले एक्ट को। द कंपनी एक्ट 2013 रिप्लेस द कंपनी एक्ट 1956, जो हम 1956 वाला एक्ट अभी पढ़ रहे थे वो 13 ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। टू एड्रेस द मॉडर्न बिजनेस, अब ये मॉडर्न बिजनेस जो है किसके हिसाब से चल रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013, एंड नीड्स द सिंप्लीफाई simplify corporate business. It introduced the strict governance, compliance norms and provisions for the ease of doing business, कि बिजनेस को कैसे आसान बनाया जाए, कंप्लायंस को कैसे और आसान किया जाए, ताकि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिएगा इसके भी की फीचर्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 के जो फीचर्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वन पर्सन कंपनी, इसी एक्ट के तहत जो इंट्रोड्यूस हुआ वन पर्सन कंपनी, ये क्या है, और न्यू टाइप ऑफ कंपनी, एक नई टाइप की कंपनी बनाएगी। पहले क्या था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अब उसी के साथ एक और चीज यहां पर एक कंपनी और ऐड कर दी गई है, और ये न्यू टाइप ऑफ कंपनी होगी फॉर सिंगल एंटरप्रेन्योर्स, इसका जो एक ही मालिक होगा, एंड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें भी इस एक्ट के माध्यम से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैंडेटरी, ध्यान देना, मैंडेटरी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर जो है इसी एक्ट 2013 के अंदर क्या मैंडेटरी कर दिया बेटा, द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR फॉर कंपनीज
अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी का जब टर्नओवर है ना, एक कंपनी का जब टर्नओवर जो है उसका जो प्रॉफिट है, समझ लीजिए कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा हो रहा है, थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा जा रहा है, तो उसको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा जो है सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है एक साल का वो 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ में से 2%, 5%, 10% जो है वो सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ेगा। जैसे वो एनवायरमेंट के लिए लगा सकता है, वो एजुकेशन के लिए लगा सकता है, वो गरीबों को सहायता, किसी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंडेटरी कर दिया किसमें, एक्ट 2013 में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फिलिंग द प्रोसीजर यूजिंग द ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आप जो है चीजों को अब फास्ट कर सकते हो। प्रोविजंस फॉर फास्टर इंसॉल्वेंसी एंड कंपनी क्लोजर्स। ये भी है कि कई बार क्या होता है, कंपनी जो है इतना कर्ज में डूब जाती है कि वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अब मान लीजिए एक कंपनी, एक अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, जो कंपनी के अंदर जो लोग शेयर भी बाय करते हैं, कितने टाइप के शेयर होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ, कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, और वो कंपनी किसी कारण से दिवालिया हो गई है ना। दिवालिया अगर हो गई है तो अब दिवालिया होने के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहां जाएंगे, तो उसमें जल्दी से जल्दी जो है इसमें फास्ट कर दिया गया प्रोविजन फॉर फास्टर इंसॉल्वेंसी, कि अगर दिवालियापन मतलब दिवालिया अगर घोषित कर दिया गया है तो जल्दी से उसको कैसे क्लोज किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शेयर्स बाय किए हुए थे उनको पैसा वापसी लौटाया जा सके। ठीक है, तो वो इसी एक्ट के माध्यम से फास्ट किया। एडवांटेज क्या होंगे, सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स, है ना, चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया। एनहांस द कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, है ना। एनकरेज द सीएसआर एक्टिविटीज, सीएसआर एक्टिविटीज को एनकरेज करा गया, जिसको मैंने आपको बताया था भी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर एक्टिविटीज को एनकरेज किया गया। बेनिफिटिंग द सोसाइटी, जिससे क्या होगा, जो सोसाइटी है उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। अलग अलग कंपनी होती है जो मतलब कोई वुमेन एम्पावर के लिए काम करता है ना, कोई जो है गरीबों के लिए काम करता है, कोई एजुकेशन के लिए काम करता है, कोई एनवायरमेंट के लिए काम करता है, वो सब इसी के अंदर आता है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि एकेटीयू 2020-21, 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले नेम अप्रूवल, तो सेलेक्ट अ यूनिक नेम एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी का कोई यूनिक नेम सेलेक्ट करना है और उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी, अप्रूव कराना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो सबमिट द एसेंशियल डॉक्यूमेंट सच एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी बताएंगे आगे चल करके आएगा आपके उसमें। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों चीजें अभी सेपरेट टॉपिक आएंगे। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जैसे एमओए और एओए। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। देन इनकॉर्पोरेशन, वंस अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज इशू, अगर आपका ये अप्रूव हो जाता है तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इशू हो जाएगा। मेकिंग द कंपनी अ लीगल एंटिटी, है ना, जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका मतलब है कि जो आपकी कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी बन चुकी है, कानूनी तौर पर जो है कंपनी आपकी बन तैयार हो चुकी है। नाउ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, certain companies need to obtain a business commencement certificate before starting the operation, कि भाई कुछ कंपनी तो ऐसी होंगी, मतलब कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो आप जो है इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी को मतलब ऑपरेशन को जो कंपनी के काम होंगे, जो ऑपरेशन होंगे, उनको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिजनेस एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो वो होता है आपका कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। टाइप्स ऑफ कंपनी की बेटा अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओन्ड बाय स्मॉल ग्रुप विद रेस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर, है ना। दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं विद मैनी शेयर होल्डर्स, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। एंड 1 पर्सन कंपनी, जो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी एक्ट 2013 में ऐड हुआ था, 1 पर्सन कंपनी ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। ये सब आगे आएगा, अभी डोंट वरी, जो शेयर्स वगैरह होते हैं सब आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी वेयर द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड
शेयर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है कि इसमें क्या होता है, जो बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी को छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ दिया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो छोटी छोटी यूनिट में, स्मॉल यूनिट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम शेयर बोलते हैं। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उन्होंने अपने अपने शेयर लगा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैं 10, तो उन्होंने 10% जो है शेयर लिए हुए हैं, तो उसके 10 मालिक हो गए एक तरह से। जो शेयर बाय करता है कंपनी के, वो उस शेयर बाय करने का मतलब है कि उस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है, वो उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, लॉस के लिए वो लायबल होगा, प्रॉफिट अगर कंपनी का होगा तो उसको उसी रेशियो में जितने शेयर उसने खरीदे हुए हैं उतना ही उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। दीज शेयर्स, जो छोटी छोटी यूनिट बनाई है जिसको हमने शेयर बोला है, दीज शेयर्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स नोन एज द शेयर होल्डर। तो जिसके ये शेयर होते हैं क्या बोलते हैं उनको, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। द शेयर होल्डर्स पूल देयर कैपिटल टू फॉर्म अ कंपनी। जो उनके जो शेयर्स होते हैं, जो बाय करते हैं, उनसे क्या बना सकते हैं, वो अपनी कंपनी बना रहे हैं। द शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग प्रोपोर्शन। तो जितने उन्होंने शेयर बाय किए, जितने भी शेयर्स उन्होंने बाय किए हुए हैं, उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट और लॉस होता है। फीचर्स ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने शेयर्स बाय किए हुए हैं, उनके क्या फीचर्स होंगे, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी होगी, मान लीजिए अगर एक ही व्यक्ति है, अगर कम उसका नुकसान होता है तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। वो हो सकता है उसका जो उसने इन्वेस्ट किया था उसके साथ साथ उसका भी नुकसान हो जाए और साथ ही साथ उसका घर से भी चला जाए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। कैपिटल डिवीजन, कैपिटल का यहां पर डिवीजन हो जाता है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको हम शेयर्स बोल रहे हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यहां पर जो कंपनी होती है इसमें जो इस तरह के लोगों को हायर किया जाता है, प्रोफेशनल तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट का जो है शेयर होता ही है इसमें। चलिएगा आगे देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एकेटीयू 2020-21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझते हैं। MOA शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अपने देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसी तरह से कंपनी का भी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी को ऑपरेट करने के लिए उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ एक्टिविटी। ये जो MO है, ये कंपनी के स्कोप को डिफाइन करता है, उसके स्पेसिफाई को, उसकी जो कंपनी है उसके क्या स्कोप हो सकते हैं, मतलब वो किस फील्ड में काम कर सकता है, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, द कंपनी कैन एंगेज इन, कंपनी किन किन एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है, ऑफन रेफर टू एज द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। मतलब MOA के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि एक कंपनी खोल लिया आपने, हर फील्ड में आप घुस जाओगे। फॉर एग्जांपल, आप पास आउट होने के बाद आपने कोई कंपनी खोली, जहां पर जिस कंपनी के तहत आपने जो है सॉफ्टवेयर डेवलप का काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, और अलग अलग लोगों को जरूरत के हिसाब से आप उनको बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बनाते बनाते जो है फर्नीचर बनाने लग जाओगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये जो MOA होता है, इसके अंदर सब लिखा रहता है कि आप किन किन एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हो, आप क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब फर्नीचर बनाने वाली कोई कंपनी है मान लीजिए बड़ी, अब वो कुछ समय के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो जो है कंप्यूटर बनाने लग जाए, है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली जो कंपनी होगी, तो उसके MOA में लिखा होगा आपको जो है किन किन एक्टिविटीज में आप एंगेज हो सकते हो। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये जो MOA है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, ठीक है, और ये सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज, द लीगल नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई एक लीगल नेम होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कुछ भी नाम हो सकता है XYZ, और उसके आगे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, है ना। जैसे कोई कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी आप देखते होंगे तो उसके लास्ट में क्या लिखा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस, इसी के अंदर क्या लिखा रहेगा आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकेशन कहां पे है। ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा इसके अंदर एक, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है,
कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज कर सकती, कौन कौन सी चीजें वो बना सकती है या किस तरह की सर्विस वो प्रोवाइड करा सकती है। द पर्पज एंड स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, कंपनी की पर्पज क्या है, उसका स्कोप क्या है ना, वो कौन कौन से एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है। लायबिलिटी क्लॉज होगा इसके अंदर कि एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड और अनलिमिटेड। इसी के अंदर ये भी पता रहेगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है उसका, और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी का लॉस हुआ है ना, तो उसके घर से भी जा सकते हैं चीजें, उसकी संपत्ति, उसकी कार, उसकी घर, सब कुछ बिक सकता है। ठीक है। नाउ द कैपिटल क्लॉज, डिटेल्स ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, कि कंपनी के अंदर किसने शेयर किया हुआ है, किसका कैपिटल कितना है, वो सब उसके अंदर लिखा रहता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ द इनिशियल शेयर होल्डर्स, जो इनिशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके नेम और उनकी डिटेल्स भी जो है इसके अंदर रहती है, एंड देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका एमओए का, द एमओए एंश्योर दैट द कंपनी स्ट्रिक्ट टू द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। और जो एमओए है इसी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो क्या रहे, उसके जो प्रोटेक्ट रहे, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है ना, या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। देखो एक टर्म आएगी बार बार, ये स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है, देखिए शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर का मतलब है कि जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ शेयर्स बाय किए हुए हैं। एक होता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उस कंपनी की वजह से कौन कौन लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, वो कहलाते हैं उसके स्टेक होल्डर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे आप भी तो उसके स्टेक होल्डर्स ही हो, आप तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हो, कि कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी, है ना, कंपनी के अंदर अगर कोई प्लेसमेंट सेल है ना, स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो उससे तो डायरेक्टली आप अफेक्ट होंगे, आपका प्लेसमेंट जो है इफेक्ट होगा। तो आप जो है स्टेक होल्डर्स हैं कॉलेज के लिए। दूसरा, आपके जो पेरेंट्स हैं, भाई कॉलेज में जो भी एक्टिविटी हो रही होंगी, आपका प्लेसमेंट होगा, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे, तो आपके पेरेंट्स भी आपके कॉलेज के लिए क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, जो एम्प्लॉय हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। कुछ इंडस्ट्री हैं जिनसे इनके टाइप होते हैं, है ना, वो भी इनके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो कॉलेज से कौन कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो सब उनके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी हम समझ सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी हमने समझा क्या बेटा, तो अभी समझा हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब हम समझ रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कंपनी के अंदर। तो AOA that is Articles of Association outlines the internal rules and regulations governing the company। कंपनी को गवर्न करने के लिए जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहलाता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। इट डिफाइंस हाउ द कंपनी विल ऑपरेट, ये डिफाइन करता है कंपनी किस तरह से ऑपरेट करेगी डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो है क्या एक्टिविटी होंगी, किस तरह से वो काम करेगी। एंड रेगुलेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के जो राइट्स क्या होंगे और उनके जो है ड्यूटीज क्या होंगी, डायरेक्टर्स, है ना, एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मैंने बताया ना आपको, शेयर होल्डर्स जो पैसा जो शेयर्स बाय करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, और स्टेक होल्डर्स हैं जो उस कंपनी से अफेक्ट होते हैं, वो सब उसके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। AOA इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द MOA एंड मीनिंग क्या हुआ इसका, ये जो अभी हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये क्या है, इसका सबऑर्डिनेट है। मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से क्या नहीं होगा, ये जो है इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। मतलब इट कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्रोविजंस ऑफ MOA। AOA की वजह से MOA में क्या नहीं आएगा, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। कंपोनेंट्स देख लेते हैं इसके भी, क्या कंपोनेंट्स होंगे। शेयर कैपिटल, तो रेगुलेशंस ऑन इशूइंग एंड ट्रांसफरिंग द शेयर, जो इसके काम क्या होते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट करना इसका काम होता है, उनको इशू करना और उनको ट्रांसफर करना। मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर बैठक होती हैं। रूल्स फॉर होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग्स की, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, रूल्स लिखे हुए हैं इसके अंदर कि जो बोर्ड की मीटिंग्स हैं वो कब होंगी, है ना, जनरल मीटिंग्स कब होंगी, वो क्यों होंगी। वोटिंग राइट्स के बारे में इसमें लिखा होता है
कि प्रोसीजर्स फॉर द वोटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं क्या उनको वोटिंग का राइट है और किन किन चीजों में वोट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या डायरेक्टर्स को रिमूव करना, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। अब जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर भी कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के शेयर हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है जिन्होंने शेयर बाय किए हुए हैं कि वोट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, द रूल्स फॉर द अपॉइंटिंग, इस एओए के अंदर ये भी लिखा हुआ है, रूल्स लिखे हुए हैं कि डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, उसका रूल्स क्या है, उसको रिमूव करना है, एंड पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की क्या पावर होंगी वो भी एओए के अंदर लिखा होता है। डिविडेंड पॉलिसी, गाइडलाइंस होती है इसमें फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट, कि जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है और जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी एओए के अंदर है ना। वाइंडिंग अप, प्रोसीजर्स फॉर क्लोजिंग डाउन द कंपनी, कंपनी को अगर डाउन क्लोज करना है तो उसके लिए भी प्रोसीजर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। पर्पस क्या है इसका कि एओए प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, प्रोवाइड कराता है किसके लिए, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, टू एंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कंपनी किस तरह से रन करेगी उसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है। जल्दी से अभी हमने पढ़ा बेटा यहाँ पे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप ये टेबल याद कर लीजिएगा बस, है ना, वो सब कुछ समरी मैंने इसमें यहां पर दे दी है। सबसे पहले जो आपका एमओए होता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी दैट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स। ठीक है, कंपनी के पास कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के एक्टिविटीज कौन कौन से एक्टिविटीज वो पार्टिसिपेट कर एंगेज हो सकती हैं। जबकि ये क्या है, ये इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, ध्यान देना ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। पर्पस की बात करें तो स्पेसिफाई द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी एक्टिविटी, इसी के अंदर जो कंपनी की कौन कौन सी एक्टिविटीज एंगेज हो सकता है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एमओए के अंदर रहता है। जैसे कोई फर्नीचर बनाने की कंपनी है तो फर्नीचर ही बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो ऐसा नहीं कि नट बोल्ट को जो है मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी। प्रोवाइड द गाइडलाइंस ऑन हाउ टू कंपनी विल बी रन एंड गवर्न, ठीक है ना, अंदर जो कंपनी किस तरह से रन करेगी वो गाइडलाइंस एओए के अंदर होती हैं। कंटेंट की बात करें, इंक्लूड्स द कंपनीज नेम, इसके अंदर कंपनी का नेम होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और लायबिलिटी के बारे में होता है। इट कंटेन्स द डिटेल अबाउट मीटिंग्स, डायरेक्टर ड्यूटीज एंड डिविडेंड्स, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह से डिवाइड होगा, मीटिंग्स कब होंगी, डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग या जनरल मीटिंग्स। ओके, इंपॉर्टेंस की बात करें, इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए एमओए जो है वो मैंडेटरी है एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड इजीली, इसको आप इजीली अल्टर नहीं कर सकते, एक लीगल है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होता है विच कैन बी अल्टर्ड विद प्रोसीजर डिफाइंड इन द लॉ, ये इंटरनल रिजोल्यूशन पास करके इसको चेंज किया जा सकता है। लीगल पोजीशन, इट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के तहत ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एंड इट इज सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट ऑफ एमओए। अल्टरेशन के लिए मतलब इसमें अगर कुछ चेंज करना होगा, रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड कोर्ट्स, कोर्ट की और गवर्नमेंट अथॉरिटी की यहां पर अप्रूवल चाहिए होगा। कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द मीटिंग्स, यहां पर जो इंटरनल मीटिंग्स करके रिजोल्यूशन पास करके इसमें बदलाव किया जा सकता है। सो इस टेबल के माध्यम से आप दोनों में डिफरेंस भी समझ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स एंड डिवेंचर्स। समझिएगा कि प्रोस्पेक्टस क्या है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है जो क्या है कि पब्लिक को इनवाइट करने के लिए इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इनवाइट करने के लिए इशू किया जाता है कि किस लिए कि हम जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं या डिवेंचर्स होते हैं, शेयर्स का मतलब समझिएगा और डिवेंचर का मतलब एक बार समझ लीजिएगा। शेयर्स होते हैं जो
शेयर होल्डर्स अपना जो शेयर खरीदते हैं और उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक होते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होते हैं, तो डिवेंचर्स वो होते हैं जिनसे कंपनी ऋण लेती है, एक तरह से क्रेडिट लेती है। क्रेडिट जैसे होता है ना, क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो वहां से आप उधार ले रहे हैं, तो इसी तरह से डिवेंचर्स क्या होती है, कंपनी किसी से, अब किसी से क्या होती है, पैसा ले लेती है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये जो शेयर्स हैं, शेयर्स में प्रॉफिट, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से इनका भी प्रॉफिट और लॉस बढ़ता है। लेकिन जो डिवेंचर्स हैं, इनका जो इन्होंने पैसा उधार लिया है तो वो फिक्स अमाउंट होता है, उतना पैसा उनको देना ही होता है। तो यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब इनको कोई रिस्क भी नहीं होता है। डिवेंचर जिससे ऋण लिया उनका कोई रिस्क नहीं है, उनको तो पता है कि 10% पे या 5% पे, कितने परसेंट पे जो है पैसा उधार लिया गया है और ब्याज सहित वो वापस करना होता है। इट प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है अबाउट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, की कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ना, रिस्क कितना है उसमें, टर्म ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड, जो सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है। तो समझ रहे हो आप लोग, सिक्योरिटीज को ऑफर करने के लिए ध्यान देना कि देखिए जो कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको हम सिक्योरिटीज दे रहे हैं। सिक्योरिटीज का मतलब है आप शेयर बाय कर सकते हो या फिर आप हमको पैसा उधार दे सकते हो, ठीक है। डिवेंचर्स आप पैसा उधार ले रहे हो, शेयर्स मतलब वो जो है कंपनी का शेयर्स बाय कर रहे हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड ड्यूरिंग एन आईपीओ, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, डज नॉट इंक्लूड द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज की जो क्वांटिटी है और जो सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो इसमें मेंशन नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। सिक्योरिटीज मैंने आपको फिर से बता दूं, सिक्योरिटीज का मतलब है या तो शेयर या फिर डिवेंचर्स। दूसरा आता है एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस, ये एक समराइज्ड वर्जन होता है फुल प्रोस्पेक्टस का, प्रोवाइडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज लेना चाहता है, शेयर्स अगर खरीदना चाहता है या पैसा उधार देना चाहता है तो कंपनी को, तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस issued when securities are sold to intermediate who then sell them to the public, है ना। मतलब ये वो प्रोस्पेक्टस है जिसमें जो सिक्योरिटीज हैं वो किसी इंटरमीडिएट को बेची जाती हैं और वो इंटरमीडिएट बाद में पब्लिक को बेच सकता है सिक्योरिटीज को, यानी कि शेयर्स। और चलिएगा एक आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, यूज्ड फॉर मल्टीपल इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज ओवर ए पीरियड। एक पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। एंड वैलिड फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही ये वैलिड रहता है। एक होता है आपका बाद में फाइनल प्रोस्पेक्टस, इट कंटेन्स द फाइनलाइज्ड डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो शेयर्स हैं, जो शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं उनकी पूरी की पूरी फाइनल डिटेल्स इसके अंदर होती हैं, इंक्लूडिंग प्राइस, इसमें प्राइस भी रहता है ना, और कितनी क्वांटिटी है वो भी रहता है। इशूड आफ्टर अप्रूवल, और ये फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है, ये अप्रूवल के बाद जारी कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शेयर्स इन कंपनी। कंपनी के जो शेयर होते हैं, ये कॉमन टर्म हो चुकी है आज के टाइम में, आप लोग भी इस चीज को सुनते रहते होंगे, ठीक है। तो शेयर क्या होता है? शेयर इन अ कंपनी रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ ओनरशिप दैट गिव्स द शेयर होल्डर अ क्लेम ओवर द कंपनीज प्रॉफिट, एसेट्स एंड वोटिंग राइट्स। ध्यान दीजिएगा कि जो शेयर है, शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? शेयर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने अगर किसी कंपनी के शेयर लिए हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक हो, ठीक है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा और आपने कितने परसेंट उसके शेयर, कितने परसेंट के आप शेयर होल्डर हो, तो आपको प्रॉफिट भी होगा उसका, एसेट्स, उसके एसेट्स हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, या फिर आपको वोटिंग राइट्स भी वहां पर आपको मिलते हैं, ठीक है। कंपनीज डिवाइड देयर कैपिटल्स इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स टू रेज फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहां से फंड को इकट्ठा करने के लिए जो कंपनी है वो कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देती है, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। द इंडिविजुअल्स होल्डिंग दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर। जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने शेयर बाय किए वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं।
अब ये कितने टाइप्स के शेयर हो सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, दीज शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप राइट इन द कंपनी। इक्विटी शेयर्स अगर किसी ने लिए हैं तो वो क्या है, ओनरशिप होगी, ओनरशिप राइट होगा उनका कंपनी पे। द शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड्स बेस्ड ऑन द कंपनी प्रॉफिट, बट डिविडेंड्स आर नॉट फिक्स्ड। मतलब ये हुआ कि इसमें जो शेयर, जितने भी शेयर आपने लिए होंगे तो उसका कितना आपको फायदा होगा वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट के आधार पे आपका भी फायदा होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोट करने का भी राइट होता है, एंड पार्टिसिपेट इन द की डिसीजन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मेजर डिसीजन होते हैं, जो की डिसीजन होते हैं, उसमें आप वोट कर सकते हो, आपको वोट का भी राइट होता है, किसका, इक्विटी शेयर का। रिस्क एंड रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो हाई रिस्क होता है इसमें, बट हायर प्रॉफिट पोटेंशियल। भाई आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो वहां पर रिस्क तो रहेगा ही, है ना, रिस्क भी रहेगा लेकिन हाई पोटेंशियल भी रहेगा प्रॉफिट का। नेक्स्ट आता है आपका, एग्जांपल की बात करें तो शेयर ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है, तो मैंने बात कर ली यहां पर इक्विटी शेयर्स की। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव द डिविडेंड्स बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स पड़े हैं उनसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको यहां पर मिलेगी। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, मतलब अगर कंपनी, जिस कंपनी में आपने शेयर खरीदे हुए हैं, अगर वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, ऐसी कुछ सर्कमस्टेंस बन जाते हैं, कर्ज में डूब जाती है और वो दिवालिया घोषित हो जाती है, तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो प्रेफरेंस दी जाएगी शेयर होल्डर्स को कि उनको पहले पैसा दिया। भाई कंपनी बंद हो गई है, अब उसमें इक्विटी ये भी है, इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो जिनके इक्विटी शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, इनको बाद में पैसा मिलेगा वापसी, है ना, रिटर्न बाद में होगा, पहले किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों का होगा। ठीक है, वही चीज लिखी गई है, रीपेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा वापस किया जाएगा। डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर आर यूजुअली फिक्स्ड। यहां पर जो प्रेफरेंस होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो डिविडेंड्स है वो क्या होता है, जनरली फिक्स होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का जो वो फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन इनटू इक्विटी, है ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है, दीज आर द फ्री शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट और रिजर्व्स। कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ शेयर जो है बोनस शेयर के नाम पे शेयर होल्डर को दिए जा सकते हैं, लेकिन वो पहले से कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं तो उनको कुछ बोनस यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लिए उनको शेयर दिए जाते हैं। इट इज अ मेथड टू रिवार्ड द शेयर होल्डर्स विदाउट पेइंग कैश। बिना किसी कैश को पे, मतलब उनसे बिना पैसा लिए उनको कुछ शेयर्स जो है बोनस के नाम पे दिए जाते हैं। एक होता है राइट शेयर्स, तो शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द डिस्काउंट प्राइस टू रेज द एडिशनल कैपिटल। कुछ और कैपिटल, कुछ और इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी को जरूरत है, कंपनी को और ज्यादा फंड की जरूरत है, तो क्या करते हैं, तो शेयर पे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, पहले से जो उनके शेयर होल्डर हैं, उनको कुछ डिस्काउंट देकर के शेयर जो दिए जाते हैं उनको बोलते हैं राइट शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट द राइट टू बाय दीज शेयर्स बिफोर द पब्लिक, कि पब्लिक से पहले जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो डिस्काउंट अगर उनको मिल रहा है तो पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद पब्लिक को दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स आर इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू मैनेज एंड ओवरसी द अफेयर्स ऑफ कंपनी, की कंपनी की जो एक्टिविटीज होती है डे टू डे उनको देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, है ना, उनको मैनेज करने के लिए, कंपनी के जो ऑपरेशंस उनको मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन। कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको, डिसीजन को लेने के लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अपॉइंट करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, फॉर्मुलेट पॉलिसी। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी की जो पॉलिसी होती है उनको बनाते हैं। एंश्योर द कंपनीज ऑपरेशन अलाइंड विद द गोल्स, जो इस तरह से कंपनी के ऑपरेशंस को देखते हैं, एंश्योर करते हैं कि जो कंपनी के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं क्या वो उसके गोल, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, जो उसके गोल हैं, क्या उनके साथ वो अलाइन हो रहे हैं। एंड लीगल ऑब्लिगेशन, क्या वो कानूनी तरीके से सब कुछ ठीक है, ठीक है ना,
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। कितने टाइप्स के डायरेक्टर हो सकते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड अल्टरनेट डायरेक्टर। अब इससे अच्छा रहेगा कि मैं एक एक पैराग्राफ सभी के उसमें लिखूं, तो मैं एक समरी आपको यहां पर दे देता हूं और इसी समरी से आप होशियार हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यहां पर एक मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा और इसी टेबल से आप लोग जितना लंबा आंसर लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। यस और नो? चलिएगा, तो यहां पर जितने भी डायरेक्टर्स थे अलग अलग डायरेक्टर्स ना लिख करके मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको समरी दे रहा हूं। तो सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन, कंपनी के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं फुल टाइम काम करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, मैनेजिंग द कंपनी ऑपरेशंस। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है ये स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते हैं, ये डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है, ठीक है, ये कंसल्टेंट होते हैं या फिर एडवाइजर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिवली। रेगुलेटरी अपॉइंटेड प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वहां से इनको अपॉइंट कर लिया जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं एंड लीडरशिप। हेड ऑफ द बोर्ड ऑपरेशन, जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनके भी डायरेक्टर, ये तो डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स डायरेक्टर को एक तरह से मैनेज करते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक स्टेक होल्डर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक होल्डर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कौन? नॉमिनी डायरेक्टर। जैसे बैंक अपॉइंटेड डायरेक्टर फॉर दी लोन, केवल ये लोन का देखेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टर सब्स्टिट्यूट इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्टर, जब डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो एक एडिशनल डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोल सकते हैं क्या? अल्टरनेट डायरेक्टर। तो जब डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस समय अल्टरनेट डायरेक्टर काम करेंगे। टेम्पररी डायरेक्टर ड्यूरिंग द ट्रेबल एब्सेंस, डायरेक्टर के एब्सेंस में ये काम करते हैं। तो इतने से आपको आइडिया लग गया होगा, आप जो है अपना आंसर को छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कि वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इस 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग्स बड़ी कॉमन टर्म है, एजीएम। जब आप कंपनी में जाओगे तो ये आपके लिए ये टर्म है ना एजीएम, ये एकदम ऐसा लगेगा कि डेली लाइफ की टर्म हो जाएगी आपकी। एनुअल जनरल मीटिंग्स इज अ मैंडेटरी ईयरली मीटिंग ऑफ ए कंपनी शेयर होल्डर्स टू डिस्कस एंड रिव्यू द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड मेक द की डिसीजंस। क्या है ये? एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हर साल होती है कंपनी की ये, जहां पर जो शेयर होल्डर्स इकट्ठा होते हैं और वो अपने व्यूज रखते हैं, है ना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं या डायरेक्टर को रिमूव करते हैं या फिर और भी जो डिसीजन और भी जो चीजें डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। इट एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी एंड अलाउ द शेयर होल्डर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड कंसर्न। ये जो मीटिंग होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर, ये ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करती है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो कंसर्न रख सकते हैं अपने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजीएम, ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स एनालाइज एंड अप्रूव द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एंड अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं। डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स, मतलब अप्रूवल ऑफ डिविडेंड्स, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट है ना उनको डिवाइड करते हैं, एंड फाइनलाइज इन द एजीएम। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स हु रिटायर। अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं या डायरेक्टर्स को रोटेट करना है, वो भी इस मीटिंग के अंदर होता है। अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स, जो अपकमिंग ईयर्स होता है उसके लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट करना और उसका कितना पेमेंट रहेगा वो डिफाइन करना। डिस्कसिंग द शेयर होल्डर क्वेरीज, यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो शेयर होल्डर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, रेज द कंसर्न, अपने कंसर्न को रेज कर सकते हैं, एंड सजेस्ट द इंप्रूवमेंट, और वो इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन दे सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन, डिसीजंस ऑन स्पेसिफिक मैटर, रिक्वायरिंग, कोई अगर मान लीजिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तो इस मीटिंग में उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर भी एक जनरल टर्म है, आपने सुना होगा, हर कंपनी के अंदर ऑडिटर्स होते हैं। एंड ऑडिटर्स इज ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड टू एग्जामिन, ये प्रोफेशनल ऑडिटर इज ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं और इनको अपॉइंट किया जाता है किस लिए?
एग्जामाइन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए क्या, कंपनीज का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वेरीफाई करना, ठीक है, उनको इवेल्युएट करना, उनको एग्जामिन करना, ताकि एंश्योर रहे एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद द लीगल स्टैंडर्ड्स। जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से, कंप्लायंस के हिसाब से चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऑडिटर्स प्ले अ critical role in managing accountability and trust between the company and shareholder। कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में क्या रहे, एक अकाउंटेबिलिटी रहे, एक ट्रस्ट बना रहे, ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कौन, ऑडिटर। अब कितने टाइप्स के ऑडिटर हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी का खुद का ऑडिटर होता है, अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जितने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ऑडिट करना, ठीक है ना, प्रोसेस को देखना, सिस्टम को देखना, एंश्योर द कंपनीज ऑपरेशन एंड एफिशिएंट एंड कंप्लायंट। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड टू कंडक्ट एन एक्सटर्नल ऑडिट। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जो बाहर से अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। They verify the financial statements to accuracy and compliance with the accounting standards। कि भाई एक इंटरनल हो गया, इंटरनल ने चीजें देखी, फिर जो बाहर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो भी देखेंगे कि दोनों की चीजें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट ऑडिटर, ऑडिट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग PSUs। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ऑडिटर्स फ्रॉम दी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, CAG का नाम आपने सुना होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। चलिएगा, ई गवर्नेंस लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, देखिए जरा ध्यान से। ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्विस, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। इट इनेबल्स द सिटीजन, बिजनेस and government body to interact electronically for better service delivery। देखिए आज के टाइम में ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, आज के टाइम में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कहीं ना कहीं उसमें इंटरनेट का एक बहुत ज्यादा रोल है। बिना इंटरनेट के आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना स्लो हो जाएगा। तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है वहां पर हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इंटरनेट का यूज करते हुए, वही कहलाता है आपका ई गवर्नेंस, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस की बात करें तो एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, ठीक है, रिड्यूस द करप्शन, करप्शन को रिड्यूस करने में ये मदद करती है, एंड इंप्रूव द ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट को बिल्ड करती है, करप्शन को कम करती है। एफिशिएंसी, ऑब्वियसली फास्टर डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो भी गवर्नमेंट के साइड से बिजनेसमैन के लिए या सिटीजन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तो क्या है कि वो सर्विस फास्ट हो गई है, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी होती है, तो ट्रैक द गवर्नमेंट प्रोसेस एंड सर्विस डिलीवरी, कि जो गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड कराई है उसको ट्रैक किया जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिड्यूस द पेपर वर्क एंड मैनुअल एफर्ट्स। पेपर वर्क जो है काफी कम हो गया है, मैनुअल वर्क जो है काफी कम हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और एसेसिबिलिटी, मेक द गवर्नमेंट सर्विस इजीली एसेसिबल टू सिटीजन्स, स्पेशली इन रिमोट एरिया में भी आजकल ये सर्विस जो है पहुंचाना आसान हो गया है। अब देखिए जरा टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, एक होता है G2C गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C सर्विस डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द सिटीजन्स, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट की सर्विस होती है वो डायरेक्ट सिटीजन को सिटीजन्स को जो डिलीवर होती है वो कहलाता है G2C, है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। एग्जांपल के तौर पे जो ऑनलाइन टैक्स फिलिंग होती है ना, जब आप मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, जैसे GST भरते हैं, है ना, जब आप कोई कंपनी रन करोगे तो GST भरनी पड़ेगी, जैसे एजुकेशन, जैसे हम लोग भी 18% GST देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो ये सब ऑनलाइन होता है, ये सब क्या होता है, ऑनलाइन होता है। जैसे ई हेल्थ केयर हो गया, पासपोर्ट सर्विस हो गई, ठीक है ना, जब आपकी जॉब लगेगी, आप बिजनेस करोगे तो आपको भी ITR फाइल करना पड़ेगा हर साल, तो वो भी क्या होगा, वो क्या गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड, गवर्नमेंट टू सिटीजन डायरेक्टली हो गया। एक होता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिजनेस, गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, वो कहलाएगा G2B। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ई टेंडरिंग हो गया, जैसे बिजनेस होती है ना, जैसे टेंडरिंग करनी होती है, पहले टेंडर के लिए आप एक फॉर्म निकालना है, आपको उसको भरना है, फिर उसको सबमिट करना है। अब आप ऑनलाइन जो है टेंडर जो है भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। बिजनेस
रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं। G2C, एक होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट, एक ही मतलब गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन आपस में जो एक्सचेंज करनी होती है तो वो कहलाता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है डेटा शेयरिंग बिटवीन द मिनिस्ट्री, जैसे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो आपस में डेटा एक्सचेंज हो रहा है, या फिर डेटा शेयरिंग हो रही है बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक होता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो सर्विस एंड कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एम्प्लॉय के साथ जो है जो एक्सचेंज हो रही है चीजें, जो डेटा शेयर हो रहा है या फिर हम कम्युनिकेट कर रही है वो आपस में, जैसे पेरोल सिस्टम हो गया, HR पोर्टल्स हो गए, ये सब हो गया आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कि रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, कि जो इंजीनियर्स हैं उनका ई गवर्नेंस में क्या रोल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और AKTU में देखो 2020, 21, 22, 23 और 23, 24 में आया हुआ है। पहला है डेवलपिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करेंगे, डेवलपिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर। इंजीनियर्स डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द नेटवर्क, सर्वर्स एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द ई गवर्नेंस सर्विसेज। जो ई गवर्नेंस के सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप जैसे इंटरनेट सर्विस हो गई, डेटाबेस हो गया, क्लाउड सॉल्यूशंस हो गया, ये एक इंजीनियर का जो काम होता है। तो ई गवर्नेंस को क्या कर रहे हो आप, सपोर्ट कर रहे हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, इंजीनियर करेगा। तो क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली पोर्टल्स, यूजर फ्रेंडली पोर्टल्स बनाए जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस, आप देख रहे हैं कि ये भी एक, जब ये अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे वीडियो, या ये जो वीडियो है आप या तो एप्लीकेशन में देख रहे होंगे, वो भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है ना, या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं फॉर द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट बॉडी। जैसे डिजी लॉकर का, आप एग्जांपल के तौर पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो डिजी लॉकर का, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो। उमंग ऐप पोर्टल का नाम आपने सुना होगा। साइबर सिक्योरिटीज, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट डेटा एंड प्रिवेंटिंग द साइबर अटैक, है ना। डेटा इंक्रिप्शन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भी आप लोग चैट कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। डेटा मैनेजमेंट, मैनेजिंग द लार्ज स्केल डेटा सिस्टम एंड एंश्योरिंग द सीमलेस डेटा फ्लो बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो डेटा शेयर होता रहे, जैसे आधार कार्ड का जो डेटा है कहीं जाकर ये तो सेव हो रहा होगा ना, ठीक है ना। GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट, जो आप ये तो आप पढ़ भी रहे होंगे ना DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइएगा नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट टू मॉडर्नाइजिंग द गवर्नेंस थ्रू द टेक्नोलॉजी लाइक AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन के माध्यम से आप जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एग्जांपल है इसका, एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम इसका एक एग्जांपल हो सकता है ना। इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, regularly monitoring IT systems and providing the technical support to ensure smooth operation। एग्जाम्पल के तौर पे मेंटेनेंस ऑफ ई गवर्नेंस ऑफ वेबसाइट एंड पोर्टल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ई, और भी मतलब दोबारा से अगर मैं समराइज करूं, एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जैसे आधार, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटीजन्स, ये बनाया। डिजिटल इंडिया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडिया है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस। डिजी लॉकर, मैंने अभी आपको बताया, डिजी लॉकर में जो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है सेव करके रखते हो। सिक्योर द डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड ई कोड, है ना। अब आपको जो है कई बार जैसे अपनी बाइक है, स्कूटी है, कार है, आपको पास अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी नहीं है, आपके कागज RC नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको अगर कभी भी चेकिंग हो तो आप डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, मान्य होते हैं। ई कोड की बात करें, डिजिटलाइजेशन ऑफ कोड प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट आता है आपका नीड फॉर द रिफॉर्म्ड इंजीनियरिंग सर्विंग एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो मैं समराइज कर देता हूं इसको थोड़ा सा जल्दी से। भाई नीड फॉर द रिफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विंग, जो इंजीनियरिंग है वो किस तरह से और सर्व कर सकते हैं यूनियन और स्टेट लेवल पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे एक्सप्रेस वे हो गया, मेट्रो सिस्टम हो गया, तो यहां पर और ज्यादा नीड है चीजों को रिफॉर्म करने के लिए। इंजीनियर्स आर needed to design and implement the smart infrastructure like smart city, highways, railways and urban planning project। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं एक्सप्रेस वे और
मेट्रो सिस्टम। अ फोकस ऑन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर एनर्जी, कि भाई आप सभी देखते हैं कि डीजल है, पेट्रोल है, कोयला को जला करके कितना एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। अगर यहीं पर हम सोलर सिस्टम का यूज करें एनर्जी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर सकते हैं और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम, जैसे सोलर एनर्जी का एग्जांपल लिख सकते हैं कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बहुत नीड है अभी, ठीक है, रिफॉर्म के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में अभी बहुत ज्यादा नीड है, यहां पे रिफॉर्म की जरूरत है। इंजीनियर्स कैन डिराइव e-governance initiative at union and state levels for better transparency, efficiency and serving delivery, जैसे फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, राइट। इंजीनियर्स कैन हेल्प डेवलप द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जो रिमोट एरिया रूरल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की नीड है। एंश्योरिंग द इक्विटेबल, सबको बराबर की एक्सेस मिले, तो बेसिक, जैसे शहरों में रोड बनी हुई है, गांव में भी इसी तरह की रोड बने, सबको जो है राइट है ना, क्लीन पानी मिले, शुद्ध पानी पीने का सबके लिए जो है सबका राइट है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इसमें हम बात कर सकते हैं। इंजीनियर्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल कैन असिस्ट द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट बनाए जाएं, उसमें भी बहुत रिफॉर्म की जरूरत है, यूनियन और स्टेट लेवल दोनों पे। एग्जांपल की बात कर लीजिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इन रोड ट्रांसपोर्ट एंड इरिगेशन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। इंजीनियर्स कैन प्रमोट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड हेल्प बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके एक स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करा जाए, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो सेटिंग अप स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड इंक्यूबेशन हब्स, कई कॉलेज में आपने देखा होगा इंक्यूबेशन हब भी बने हुए, इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी, 2020-21, 23-24 में पूछा गया है। आईटी प्रोफेशनल्स, है ना, आईटी प्रोफेशनल्स हो कि नहीं हो आप लोग, तो IT professionals play a critical role in improving the judiciary system by integrating the information technology solution for better efficiency, transparency and accessibility। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और बेटर एफिशिएंसी के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको क्या करा जाए, इंटीग्रेट करा जाए जुडिशियल सिस्टम के साथ। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प स्ट्रीमलाइन द कोर्ट प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करें। रिड्यूस द डिले, जो केसेस होते हैं वो आप समझ सकते हैं कोर्ट के अंदर कितने केसेस जो है डिले रहते हैं हमेशा, उस डिले को कम करने के लिए। एंड मेक जस्टिस डिलीवरी मोर सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है, पता नहीं चलता कि जो है सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, वो जो हमारा सिस्टम है यहाँ का जुडिशरी सिस्टम जो है वो आसानी से समझ भी नहीं आता है एक आम नागरिक को। नाउ द रोल्स ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर क्या है रोल्स आईटी प्रोफेशनल का। नंबर 1, डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स, मतलब आईटी प्रोफेशनल हेल्प इन डिजिटाइजिंग द केस फाइल्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी एक्सेस एंड स्टोरेज। फॉर एग्जांपल, जैसे पुराने केसेस हैं, फाइल उनकी बहुत पुरानी हो गई हैं, तो उन फाइल को स्कैन करके और उनको एक डिजिटल डेटा तैयार कर लेना, ठीक है ना, स्कैनिंग ओल्ड केस फाइल एंड क्रिएटिंग अ डिजिटल डेटाबेस, एक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर लेना और डिजिटल जो डेटा होगा उसको एक्सेस करना काफी इजी हो जाएगा। ई कोर्ट इंप्लीमेंटेशन, designing and maintaining e-court system that enable the electronic filing of case and hearing and case status tracking, कि भाई इस तरह से सिस्टम को डिजाइन किया जाए और उसको मेंटेन किया जाए, ई कोर्ट बनाए जाएं जहां पर जो है ऑनलाइन केस को फाइल किया जा सके, हियरिंग कर सके और जो केस चल रहा है उसको ट्रैक कर सकें, उसका स्टेटस ट्रैक कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल ई गवर्नेंस प्लान और ई कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट आता है आपका automation of the court process। IT professionals automate the judicial process। जो IT professionals हैं वो जुडिशियल सिस्टम उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें, सच एज द केस शेड्यूल, जैसे कोई केस चल रहा है उसको केस जो है ऑटोमेटिक जो है शेड्यूल हो जाए, है ना, कॉज लिस्ट जनरेशन एंड ऑर्डर द डिसमिनेशन। एग्जाम्पल है कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम CMS फॉर मैनेजिंग डेली ऑपरेशंस। ऑनलाइन केस
फाइलिंग एंड ट्रैकिंग, डेवलपिंग द प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन फाइलिंग केस, है ना, केस को ऑनलाइन फाइल करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए, है ना, जिसको हम ई फाइलिंग कह सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग द रियल टाइम अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट वहां पर पता लगता रहे कि जो केस है ना, उसका क्या रियल टाइम अपडेट है ऑन द केस, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी रियल टाइम में पता लगता रहे। फॉर एग्जांपल ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट आता है वर्चुअल कोर्ट हियरिंग, वर्चुअल कोर्ट होने चाहिए, सपोर्टिंग द सेटअप ऑफ वर्चुअल हियरिंग्स यूजिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल टू एंश्योर द रिमोट एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है ना, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द कोर्ट हियरिंग, कोर्ट की हियरिंग होगी, आपने सुना होगा कि जो कोविड-19 का जो टाइम था, पेंडेमिक टाइम जो था, उस टाइम भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई थी। साइबर सिक्योरिटी फॉर जुडिशियल सिस्टम, एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव जुडिशियल डेटा अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे डेटा एन्क्रिप्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आता है आपका लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म, है ना, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी, जो एक्सेसिबिलिटी होती है सब तक ये चीजें पहुंचे, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट वेबसाइट प्रोवाइडिंग द केस स्टेटस, कोर्ट रूम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंप्लीमेंटिंग एडवांस कोर्ट रूम टेक्नोलॉजी लाइक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग एंड डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इन इंडिया, आजकल आप देख भी रहे होंगे, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग भी चलती है, जब कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो लाइव स्ट्रीमिंग भी चलाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है समराइज करने की चीजों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत लंबी वीडियो अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूंगा, आप लोगों को पता है कि ये नॉन क्रेडिट कोर्स है और आप में से ज्यादातर यही चाहते हैं कि बस कम से कम समय में हमारा ये सब्जेक्ट एक बार हम गो थ्रू कर लें कि टॉपिक से, और उतना हम बाकी तो मसाला आप लोग बना ही लोगे एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि ये जो है, कितना समय हो गया, यूनिट थोड़ा सा ये बड़ी थी, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास, फिर भी निपट गई है। और आप देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है इसको 2 की स्पीड पे 2x पर अगर देख रहे होंगे तो ये आप लोगों ने जो है 35 मिनट में इसको खत्म कर दिया होगा, ठीक है ना। तो कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपका लूं, ठीक है ना। कंटेंट को बहुत ज्यादा मैंने बढ़ाने की कोशिश नहीं करी है, ऑप्टिमाइज किया गया है। मैं आपकी जो मानसिकता है जानता हूं कि किस सब्जेक्ट के प्रति आप कितना लगाव रखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम में अच्छे से लिख करके आए। मुझे उम्मीद है कि जो टाइम आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो वीडियो है जो आप देखने में जितना आप समय लगाएंगे, उससे ज्यादा आपको इसका बेनिफिट होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, आपकी थोड़ा नॉलेज में एनहांसमेंट होगा, 4 आदमी बैठ करके आप बात कर सकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।